अगर भेजा है और एमपी में ही कुछ एग्जीक्यूटिव है तो पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव बनाया तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होगा सिटीजन्स के लिए। बात बता में आ रही है? तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है किस किस की। एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के लिए बढ़ जाती है, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के लिए बढ़ जाती है। तो ये रीजन है। और क्या रीजन कि भाई अपन ने क्यों अडॉप्ट किया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में अगर अपन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे अगर अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या सिस्टम है उसको जरा एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या सिस्टम है कि भाई सिटीजन्स जो है डायरेक्टली चूज किया प्रेसिडेंट को, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब सिटीजन्स प्रेसिडेंट को चूज करते हैं इनडायरेक्ट से, और सिटीजन्स जो है वहाँ के लेजिस्लेटर को भी चूज करते हैं डायरेक्ट मेथड से। मतलब जो सीनेट होता है वहाँ का वो डायरेक्ट चूज करते हैं। तो जब प्रेसिडेंशियल सिटीजन्स ने प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज किया है तो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के लिए बनती है और इसमें लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के लिए होती है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, ये एक तरीके से स्टेबल है। मतलब अगर प्रेसिडेंशियल आपने चुन लिया तो 4 ईयर के लिए यू स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। इससे एडवांटेज क्या क्या रहता है भाई? डिसीजन, क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं आप। अगर स्टेबल है तो क्विक डिसीजन हो सकता है ना? लेकिन इसके कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन प्रोविजंस भी है कि भाई इस तरीके की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है वो पावर जो है वो केवल 1 पर्सन में डिवॉल्व होती है। पावर बिलोंग्स टू 1 पर्सन, देयरफॉर कैन लीड टू डिक्टेटरशिप। पहला रीजन ये। जैसे कि अपन अगर बात करें कि मेरे पास अगर ऐसा कोई ग्राफ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राफ है, इधर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इधर मेरी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी प्रेसिडेंट सिस्टम में ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रोविजंस हैं इसलिए अपन ने ये चुना। बाकी और क्या क्या सिखाते हैं मुझे नोट डाउन कर रहे होगे साथ साथ में। तो अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर। और इसी क्यों हेल्पफुल कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो डाइवर्सिफाइड कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों? वो भी देखिए। बेनिफिशियल फॉर डाइवर्सिफाइड कंट्री लाइक इंडिया। और इसमें क्या क्या प्रोसेस कि इसमें जो है पावर जो है वो कम्प्लीटली 1 पर्सन में नहीं है। पावर इज नॉट ऑन सिंगल पर्सन, rather belongs to whole council of minister। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं असेंबली सिस्टम्स के। अच्छा, अगर अपन यूएसए की बात करें कि भाई इसके डिसएडवांटेज भी तो होंगे। हाँ, तो डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें, डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो डिसएडवांटेज में जो है ये लेस स्टेबल है। कि भाई अगर आपने मेजोरिटी खो दी तो आपकी स्टेबिलिटी खत्म, आपकी गवर्नमेंट खत्म। फिर ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है। बट हाँ, और दूसरा क्या, डिसीजन जो है अगर मान लो आपकी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा टफनेस होगी, तो टफ टू टेक डिसीजंस।
to take decision on some matters because need majority क्लियर है वो? अच्छा, इसके बाद अपन थोड़ा सा प्रेसिडेंट सिस्टम भी देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या क्या रहता है। इसी के अगर बगल में अपन देखें, इसी के अगर अपन बगल में देखें प्रेसिडेंट सिस्टम, उसमें क्या क्या सिनेरियो, ये स्टेबल मोड होता है, देयरफॉर क्विक डिसीजन, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज। और ये पॉसिबिलिटी कि भाई इनकी एक बार अगर गवर्नमेंट बन गई तो ये सामने वाली पार्टी को क्रिटिसाइज करने में समय नहीं बर्बाद करते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी स्टेबिलिटी की फिक्र नहीं, वो स्टेबल है, वो 4 साल के लिए आ गए बस, अब 4 साल में कोई हराने वाला नहीं, हटाने वाला नहीं। जब उनको हटाने वाला नहीं है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं rather than criticizing, rather than wasting their time on some specific issues. So basically do their focus on their own, focus on their goal rather than criticizing. क्लियर है यहाँ तक बात? उम्मीद है यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें और क्या है जो प्रेसिडेंट सिस्टम में होता है, वो लेजिस्लेचर डू देयर वर्क एंड एग्जीक्यूटिव डू देयर वर्क। लेकिन इससे कुछ सिचुएशंस भी हैं जो थोड़े से डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो ये जो है पावर जो है वो बिलोंग करती है केवल 1%। therefore it can lead to dictatorship situation। यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा, उम्मीद है। अच्छा, अपन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली यूएसए में होता कैसे। एग्जैक्टली यूएसए में ऐसा होता है कि भाई मेरे पास, पहले अपन बात करते हैं कि भाई इंडियन में और ब्रिटेन में क्या होता है और फिर यूएसए में क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिया और ब्रिटेन की बात करें तो इंडिया और ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, सुनना ध्यान से। इंडिया और ब्रिटेन में क्या सिस्टम है कि मेरे पास एक पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर है और उसी पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये मेरी लोकसभा है, मेरी पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा बोलते हैं अपन हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा में जो पर्सन्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये सिस्टम है। और जो राज्यसभा पीपल है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। कैसे होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, क्लियर। अच्छा, अगर इन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, पीपल ने डायरेक्टली इलेक्ट किया लेजिस्लेचर को, हाउस ऑफ पीपल को, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होगी? पीपल के लिए। तो पीपल ने इनको पावर गिवन, पावर दिया है अपनी, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल के लिए होगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, दूसरी बात क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है
राज्यसभा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अपन की बात यहाँ तक चल रही थी। लेकिन अगर अपन बात करें कि इंडिया और ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, तो ब्रिटेन में भी सेम सिस्टम है। वहाँ पर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ पीपुल है, और काउंसिल ऑफ स्टेट है। लेकिन उनके हाउस ऑफ पीपुल का नाम कुछ और है, वो अलग अलग है, नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसमें अपन बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये पार्लियामेंट है। अब सुनो, जैसे कि अपन ने कहा इंडियन सिस्टम में क्या है, इंडियन सिस्टम में जो है मेरे पास लेजिस्लेचर है, पूरा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अपन ने लोगों को भेजा कि भाई आप जाओ मेरे लिए लॉ बनाओ, और उनमें से कुछ पर्सन्स एग्जीक्यूट होंगे जो कि उन लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो अपन ने सिटीजन्स ने जो है चुन के भेजा पर्सन्स को, ये मेरी लेजिस्लेचर है। अब उन लेजिस्लेचर में बहुत सारे एमपीज और एमपी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। अब उन एमपी में जिसकी गवर्नमेंट होगी, आज एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, कल यूपीए गवर्नमेंट हो सकती है, तो उस एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है उसका, वो एनडीए अलायंस अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज करेगी। तो वो कोई भी पार्टी अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज करेगी। वो प्राइम मिनिस्टर चूज करने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग इन चुने हुए लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव वाले पर्सन को चूज करेगी, भाई तुम आ जाओ, तुम मेरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम में रहना। तो ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम में रहेंगे तो ये बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात पकड़ में आ गई? तो अगर अपन देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट से ही चूज किया है, पहली बात। दूसरी बात है कि एग्जीक्यूटिव चूज हुए हैं पार्लियामेंट से, तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के लिए है, जबकि एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के लिए। कौन किसको चूज कर रहा है, कौन किसको पावर दे रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए होगी। तो अपन ने सिटीजन्स ने एमपी को चूज किया है, तो एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बनती है। और एमपीओज ने एग्जीक्यूटिव को चूज किया है, तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के लिए बनती है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब सुन, ये तो अपन का सिस्टम क्या इंडिया में और ब्रिटेन। अच्छा, दूसरा सिस्टम क्या है कि जैसे कि इंडिया में बस इतना और सिस्टम अलग है कि इंडिया में प्रेसिडेंट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रेसिडेंट है, और ब्रिटेन में क्राउन है। तो अपन के पास ये, मेरे पास लेजिस्लेचर था, उसी का पार्ट था क्या, एग्जीक्यूटिव। ये मेरा पूरा का पूरा लेजिस्लेचर, उसी का पूरा पार्ट एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एक जुडिशरी। तो ये मेरा पूरा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। क्लियर? लेजिस्लेचर है, उसी का पार्ट एग्जीक्यूटिव है, और ये लेजिस्लेचर है, इन सब से ऊपर प्रेसिडेंट है, और ब्रिटेन में क्राउन है। बस इतना ही डिफरेंस है। और इसमें ये केवल और केवल नॉमिनल है। अब आ जाते हैं बात करते हैं यूएसए में क्या सिस्टम है। तो यूएसए की अगर अपन बात करें, तो यूएसए में क्या सिस्टम है, सिटीजन्स जो है वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे से कैसे चूज करते हैं, देखेंगे इनडायरेक्ट वे से। तो सिटीजन्स अगर प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होगी, सिटीजन्स के लिए। और सिटीजन्स जो है वो चूज करते हैं लेजिस्लेचर। तो सीनेट में जो लोग जाते हैं उनको चूज करते हैं कौन, सिटीजन से चूज करते हैं। तो सीनेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। इतनी बात अगर क्लियर है तो कोई दर्द नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। तो ये चूज करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और, इसमें बात ये है कि भाई जो प्रेसिडेंट चूज हो गया, अब वो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के, भाई प्रेसिडेंट तो चूज हो गया, अब पूरी टीम चाहिए ना काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्रेसिडेंट चूज हो गया, बात खत्म। अब वो कहीं से भी पकड़ के ला सकता है, मतलब वो अपने घर वालों को ही बना दे, भले वो एमपी हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्जीक्यूटिव कहीं से भी पकड़ लाएगा, कहीं से भी पकड़ लाएगा।
कुत्ते को पकड़ लाएगा, चल तू बचा, तू बन जा एग्जीक्यूटिव, वो कुछ भी कर सकता है। अब लेकिन हाँ, अगर जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव चूज करेगा वो सीनेट का मेंबर नहीं होना चाहिए। कि मान लो जो प्रेसिडेंट ने, वहां पर क्या सिस्टम है, वहां पर एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है और लेजिस्लेचर अलग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव के मेंबर लेजिस्लेचर से नहीं आने चाहिए, लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और प्रेसिडेंट को चूज किया, प्रेसिडेंट अब किसी को भी चाहे उसको एग्जीक्यूटिव की टीम में शामिल कर सकता है। इतनी प्रोविजंस पर यूएसए में ये चीज सिस्टम लागू होती है, इसीलिए प्रेसिडेंट को वहां पर ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। ये बात क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चल आगे यहाँ तक अपन ने बात कर ली। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे क्या सिस्टम है। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया, पार्लियामेंट सिस्टम सीख लिया है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सीख लिया। अब एक चीज और बची है जिसको अपन बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या केस है भाई, इसमें जो केस है कि भाई सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर? और सिटीजन्स ही जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अच्छा, इसमें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट हो सकता है, और लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो सकता है, और पार्ट हो ना हो बाहर से भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, अनलाइक यूएसए, यूएसए में एकदम कंट्रास्टिंग प्रोविजंस कि भाई अगर आप लेजिस्लेचर के पार्ट है तो आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं हो सकते, अगर आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट है तो आप लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं हो सकते। इतनी बात। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें सिस्टम ये है कि भाई जो पावर है ना वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, और पावर जो है वो डिवाइड हो गई है किस किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में पावर जो है वो डिसॉल्व हो गई। चोजन बाय, इसमें इसमें दिक्कत क्या है, इस वाली दिक्कत में प्रॉब्लम ये है कि भाई चलो आपने ठीक है लेजिस्लेचर जीता, अब लेजिस्लेचर के चुनाव हुआ, तो जब लेजिस्लेचर के चुनाव हुआ तो वो मान लो कि पार्लियामेंट्स में कोई दूसरी पार्टी के लेजिस्लेचर चुन के गए, वहां पर मेजोरिटी किसी दूसरे पार्टी की, और जो प्रेसिडेंट आपने बनाया है हो सकता है वो आपने दूसरी पार्टी का बनाया हो, क्योंकि इलेक्शंस तो डायरेक्ट सिटीजन्स ले रहे हैं उसमें। तो हो सकता है कि जब दो पार्टी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट डिफरेंट पावर लेकर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कंट्रास्टिंग प्रोविजंस ऑटोमेटिकली राइज होंगे। तो जैसे तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड प्रेसिडेंट can be from different party, therefore it can lead to lack of coordination।
क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स थे। अब आ गया यहाँ तक, अपन ने सारे फीचर्स देख लिए। अब आते हैं थोड़ा बहुत आगे। आगे बढ़ने में क्या पढ़ना है? आगे बढ़ने में ये है कि भाई अपन फीचर्स पढ़ रहे थे, तो फीचर्स में एक चीज और है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपन का वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स को भी इंक्लूड करता है। तो जो भी पार्ट, नाइन्थ पार्ट ऑफ रिलीजन इंक्लूड प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि अगर अपन बात करें भाई, ये यूके यूके में क्या सिस्टम है, पहले अपन यूके का प्रोविजन समझते हैं, फिर अपन को ऑटोमेटिकली समझना है यूके में क्या सिस्टम है। यूके में सरकार को घंटा पर नहीं पड़ता कि तुम्हें खाना मिला कि नहीं मिला, तुमको कपड़ा मिला कि नहीं मिला, उनको कोई फर्क नहीं। उनका केवल दो काम, दो काम कौन कौन से यूके गवर्नमेंट में, केवल दो ही काम। पहला काम कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, और टू मेंटेन इंटरनल डिस्टर्बेंस। बस इसके अलावा यूके की सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे को खाना मिला कि नहीं मिला, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो यूके गवर्नमेंट का ये शहर है जिसको अपन बोलते हैं पुलिसिंग फंक्शंस। इन दोनों को मिला के अपन पुलिसिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो यूके गवर्नमेंट केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है पुलिसिंग फंक्शंस के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर पुलिसिंग फंक्शंस। जबकि अगर अपन बात करें यूके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एग्रेशन को भी, वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल डिस्टरबेंस को भी, वो सिटीजन्स की वेलफेयर कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने की प्रोविजंस को रखता है। जैसे अगर अपन बात करें तो वेल्फ इट आल्सो इंक्लूड provisions for welfare and standard of एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, वेरियस स्कीम्स बाय गवर्नमेंट। और क्या एग्जाम्पल है? और एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन। और क्या एग्जाम्पल है? डीपीएसपी। और क्या एग्जाम्पल? न्यूट्रिशन प्रोविजंस। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिजर्वेशन। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम्म, ये सब हो गया, रिजर्वेशन हो गया, और वेरियस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट, ये तो अपन का होते कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, है ना? उम्मीद है यहाँ तक कोई कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये तो अपन के प्रोविजंस हो गए। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं कि और कोई ऐसा प्रोविजंस। तो 10th पॉइंट है, और क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर और है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल बट रिजिड। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यूएसए के कंपैरिजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के कंपैरिजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
रिजिड है। क्यों? क्योंकि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल और केवल अप्रॉक्सीमेटली 25 या 26 सेवन टाइम्स ही अमेंडमेंट हुआ है इन 270 ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत कम है। और यहाँ पर क्या ब्रिटेन में क्या बोलेंगे, डेली टू चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? क्योंकि यूके में क्या है ना, यूके में जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाती है कुछ। और यूके यूके में और क्या सिस्टम है कि जो भी सरकार ने ऑर्डिनरी लॉ बनाई या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाई वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ही है उनके। यूएसए में क्या है कि यूएसए में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। क्या क्या प्रोसीजर, अगर आपको यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देन क्या सिस्टम है, जो वहाँ की कांग्रेस है वो पहले पास करे, कांग्रेस पास ए कॉन्स्टिट्यूशन, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट विल गोज टू ऑल दी स्टेट्स ऑफ यूएसए। और जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जब 3/4 स्टेट, इफ 3/4 स्टेट will give, will approve by simple majority, then it will be amended। तो ये प्रोविजंस है। तो 3/4 की जो प्रोविजंस है बड़ी टफ है, क्योंकि इतना 3/4 स्टेट्स के पास 3/4 स्टेट्स जो है वो पास करे तो ये थोड़ा सा इजी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी चेंज नहीं होता है। क्लियर है ये बात? आगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला फीचर क्या है भाई? अगला फीचर जो है वो अपन ने देखा क्या, नहीं, चलो अगले फीचर्स की अपन बात करते हैं। तो जो अगला फीचर है वो अपन ने अडॉप्ट किया है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है कि भाई पावर जो है यूनियन को ना देकर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट्स और यूनियन के बीच में। तो बेसिकली पहले फेडरल का सिस्टम समझ लेते हैं, एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। क्लियर है यहाँ पे बात? अच्छा, तो सबसे पहले कुछ समझते हैं कि भाई फेडरल, कॉन्फेडरेशन और ये सब सिस्टम होते क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इंडिया, अच्छा इंडिया में अपन ने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सभी स्टेट्स ज्वाइन हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बॉडी है, फिर स्टेट्स आपस में बने। तो स्टेट्स की पावर लिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूशन पे। जैसे कि यूएसए में क्या है, यूएसए में पहले स्टेट्स आपस में आए हैं फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो स्टेट्स के पास मोर पावर है, अनलाइक इन इंडिया। इंडिया में पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। आपको जो भी काम करना है आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करोगे। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बनाया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बनाया है, आप बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को बनाया है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेट्स नहीं आए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है फिर स्टेट बने। तो पावर कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है ना कि आप दे रहे हैं। जैसे कि यूएसए में पहले स्टेट्स आए हैं, आपस में कंबाइंड हुए, कंबाइंड होने के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पावर स्टेट्स के पास जाता है। दोनों में डिफरेंस है, बात बता मैं। तो इंडिया का जो सिस्टम है, अगर अपन बात करें, इंडिया का सिस्टम जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
that is first India exists and constitution exists. Then by constitutions states are created. Clear? And therefore by constitution of India power given to यूनियन एंड स्टेट, इतनी बात क्लियर। ये अपन का फेडरल सिस्टम है, इंडियन का फेडरल सिस्टम। अच्छा, अब ये अपन देखते हैं कि अपन के इंडियन फेडरल सिस्टम को फेडरल सिस्टम ना बोलते हुए कॉस्टली फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं वो अपन देखेंगे। उससे पहले अपन को एक चीज और सीखनी चाहिए, कॉन्फेडरेशन क्या होता है। तो कॉन्फेडरेशन में क्या है कि जैसे अगर अपन बात करें कि भाई वेरियस स्टेट्स आपस में अलाइंड हुए, उन्होंने एक कॉमन अथॉरिटी को चूज किया, लेकिन उन्होंने अपनी पावर, अपनी केवल कुछ ही पावर कॉमन अथॉरिटी को दी, अपनी सारी पावर कॉमन अथॉरिटी को नहीं दी। और वो जब चाहे उस कॉन्फेडरेशन से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में क्या कंडीशन है कि भाई यूरोपियन यूनियन में सारे देश आपस में आए, उन्होंने अपनी एक कंबाइंड अथॉरिटी बनाई और कंबाइंड अथॉरिटी को केवल कुछ मुद्दों पर अपनी पावर दी कि भाई मेरे लिए तुम इन मुद्दों पर केवल और केवल इन मुद्दों पर अपनी लॉ बनाओ। लेकिन जब भी वो कोई भी देश चाहेगा उस यूरोपियन यूनियन से बाहर आ सकता है। तो केवल और केवल ये एक बहुत ही वीक फेडरेशन है, बेसिकली वेरी वीक फेडरेशन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है आप यहाँ पे बात। तो ये कॉन्फेडरेशन होता है कि भाई यूरोपियन यूनियन के कोई भी देश आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ मुद्दों पर आप अपनी लॉ बनाइए जो कि सप्लाई होगी सबके लिए, लेकिन मैं जब चाहूंगा मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। मतलब मनमानी मेरी नहीं चलेगी, पावर स्टेट्स के पास ज्यादा है, पावर कंट्रीज के पास ज्यादा है, वैसा एक सिस्टम कॉन्फेडरेशन का होता है। ये तो कॉन्फिडेंशियल हो गया। इसके बाद हो जाता है कि भाई यूएसए का फेडरल सिस्टम का जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। एक बार यूएसए का फेडरल सिस्टम देख लेते हैं फिर और आनंद आएगा। फिर यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है उसको अपन बोलते हैं, सबसे पहले फेडरल सिस्टम यूएसए में ही आया था, तो फर्स्ट फेडरल सिस्टम। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें डुअल पार्टी सिस्टम। कैसा, अभी देखते हैं कि भाई डुअल पार्टी सिस्टम ये है कि भाई यूनियन लेवल पे अलग पॉलिटिकल पार्टी रही, अलग प्रेसिडेंट रहेगा, अलग गवर्नमेंट रहेगी, और लोकल लेवल पर अलग गवर्नमेंट रहेगी। और पावर केवल और केवल कुछ मुद्दों पर ही यूनियन के पास ज्यादा रहेगी, और अधिकतम मुद्दों पर पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। तो बेसिकली डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यूनियन और स्टेट्स दे हैव डिफरेंट powers only on some matters they have power. कितनी बार क्लियर होगी। फर्स्ट फर्स्ट इसका जो प्रोविजन है। सेकंड यूएसए को क्या कंडीशन, यूनियन कंडीशन। और भाई इसमें यूनियन और स्टेट्स कंप्लीटली सेपरेट है। मतलब कोई भी किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप मेरे को गाइड नहीं करेंगे मैं क्या करूँ, मैं अपने स्टेट में कुछ भी करूँ आपको लेना देना नहीं है। मतलब यूनियन स्टेट को गाइडेंस नहीं दे सकता कि आप क्या कर रहे हैं। यूएसए में एक सिस्टम है, दैट इज यूनियन and state are free from each other. Only on some matter, only on some matter
ओवरलैप। क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। एक आता है, ये तो बनकर हो गया यूनिटरी सिस्टम। अब हम जरा बात कर लें कि यूनिटरी सिस्टम में क्या रहता है। तो अपन ये देख लिया यूनिटरी सिस्टम में क्या रहता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि भाई पावर और पावर केवल और केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही है। जैसे कि एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन में क्या सिस्टम है कि ब्रिटेन में जो यूनियन है और स्टेट है, यूनियन स्टेट जो है वो यूनियन का ही पार्ट है। ये मेरा स्टेट है, ये मेरा यूनियन है। तो जो स्टेट्स आर सब ऑर्डिनेट टू यूनियन, मतलब यूनियन जैसा बोलेगा तेरे को करना है तो मतलब तेरे को करना है। तो इस यूनियन, सॉरी, स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू यूनियन, पहली बात। दूसरी बात, मोर पावर या फिर ऑल पावर विद यूनियन। थर्ड क्या? अच्छा अब सुन, ये वाले सेटअप कहाँ पर यूजफुल होते हैं। मान लो एक आपके पास बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया, एक आपके पास छोटी कंट्री बहुत छोटी। तो यूनिटरी सिस्टम, अब बहुत बड़ी कंट्री जरूरी नहीं है कि, अरे छोटी कंट्री जरूरी नहीं है कि आपको वेरियस एरियाज के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़े। नहीं नहीं, आप केवल एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दीजिए जो कि एरिया छोटी है तो वो पूरी एरिया को गवर्न कर सकता है इसमें। तो ये जो यूनिटरी सिस्टम है ना, वो स्मॉलर कंट्रीज के लिए वेरी यूजफुल होता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंट्री है तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स इस एरिया में आती हों वो प्रॉब्लम्स इस एरिया में ना आती हों। यहाँ की डेमोग्राफी अलग हो, यहाँ की डेमोग्राफी अलग हो, यहाँ की डेमोग्राफी अलग हो, यहाँ की डेमोग्राफी अलग हो। तो हर एक की डेमोग्राफी अगर अलग अलग है तो वहाँ की लोकल गवर्नेंस को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए कि भाई आप यहाँ की पॉलिटिक्स संभालिए, आप यहाँ की पॉलिटिक्स संभालिए, आप यहाँ की पॉलिटिक्स संभालिए, आप यहाँ की पॉलिटिक्स संभालिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, पूरी सेंट्रल। अच्छा, अगर कोई यूनियन लॉ बनाती है, अगर मान लो यहाँ पर यूनिटी सिस्टम होता, अगर कोई यूनियन लॉ बनाती तो पूरे कंट्री के लिए अपने आप। अब जरूरी तो है नहीं कि जो लॉ तुमने बनाई है वो यहाँ पर एग्जैक्ट फिट होती हो या फिर यहाँ एग्जैक्ट फिट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब ऐसा जरूरी नहीं है तो सरकार यहाँ पर क्या काम है कि भाई तुम अपने कंडीशंस के अनुसार अपनी लॉ बनाओ, तुम अपनी कंडीशंस के अनुसार अपनी लॉ बनाओ, तुम अपनी कंडीशंस के अनुसार अपनी लॉ बनाओ। तो ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये बेनिफिशियल है किसके लिए? फॉर स्मॉल कंट्रीज। क्लियर है अभी बात? यहाँ तक कोई डर नहीं, उम्मीद है। आगे बढ़ो। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ो। अच्छा, अब इंडिया का जो फेडरेशन है वो कहा जाता है कि भाई ये कौसी फेडरेशन, क्यों कहा जाता है अभी देखते हैं। फेडरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई एक यूनियन के पास पावर अलग है, लोकल गवर्नेंस के पास पावर अलग है। अगर ये स्ट्रिक्ट पावर का डिवीजन है तो फेडरेशन है। अगर स्ट्रिक्ट पावर का डिवीजन नहीं है, मान लो आप, तीन केस पॉसिबल है, या तो पावर पूरी पूरी डिवाइड कर दो यूनियन और स्टेट के बीच में, या पूरी पावर आप यूनियन को दे दो, या फिर यूनियन और स्टेट्स में, यूनियन और स्टेट में पावर तो आपने अलग अलग दी है लेकिन कंपैरिजन टू स्टेट्स यूनियन को पावर आपने बहुत ज्यादा दे दी है। तो बेसिकली इट इज नोन एज द बायस्ड फेडरेशन टुवर्ड्स द यूनियन। तो बेसिकली बायस्ड फेडरेशन टुवर्ड यूनियन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, अब अगर अपन बात करें तो ये अपन का बायस का जो एग्जांपल है क्या, हाँ एग्जांपल रीजन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या रीजंस है। तो रीजंस की अगर अपन बात करें तो रीजंस में सबसे पहला रीजन है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन के पास जो पावर है, अगर अपन लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो यूनियन के पास जो पावर स्टेट से ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यूनियन जो है, यूनियन कैन change the boundary of states, name boundary etc, whatever they want they can do it. एंड थर्ड क्या पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि भाई यूनियन जब चाहे ऑर्डिनरी लॉ, मतलब अपन बोल सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, और कितना पॉसिबिलिटी है, अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डन बाय यूनियन, एग्जाम्पल गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। अच्छा ऐसा क्यों होगा, अपन ने ऐसा क्यों लिया, अपन ने पावर यूनियन को ज्यादा क्यों दी, क्यों, ऐसा क्या रीजन। तो रीजन ये था भाई कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो थ्रेट था किस बात का, कि भाई स्टेट्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री में ना चले जाए, या स्टेट्स एक इंडिपेंडेंट नेचर ना मानने लगे। तो यूनियन को पावर बहुत ज़्यादा दी गई कि भाई जैसे भी हो पहले इंडियन को अपने पास, बात खत्म। तो बेसिकली फियर ऑफ ब्रेक ऑफ इंडिया। therefore give power to यूनियन। सेकंड क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड रीजन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के अंदर बहुत गरीबी थी। तो अब अगर यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो वेरियस पॉलिसीज फॉर अपलिफ्टमेंट बाय यूनियन, फर्स्ट। सेकंड क्या है, राइट टू एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जिसके लिए इंडिया को फेडरेशन बोला जाता है। अच्छा, और ये तो अपन ने इंडियन फेडरेशन देख लिया कि भाई इंडिया का जो फेडरेशन है यूनियन की तरफ बायस्ड फेडरेशन, और यूएसए का फेडरेशन है वो कम्प्लीटली सेपरेट फेडरेशन है। और यूके में जो है वो यूनिटरी सिस्टम है, मतलब सारी पावर यूनियन के पास बिलोंग है। अच्छा, अब ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब और ये देख लेते हैं। तो कैरेक्टर, रिप्रेजेंट फेडरल कैरेक्टर, फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहला अपन ने भी देखा कि भाई वहां पर डुअल पार्टी सिस्टम होता है, मतलब स्टेट्स के पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी और यूनियन के पास अपनी पार्टी। क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या प्रोविजन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्यों, कल को अगर मालूम चला यूनियन आके एकदम जबरदस्ती करने लगा तो कौन भैया मैटर को संभालेगा, जुडिशरी संभालेगी। रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड डिस्ट्रिक्ट।
सेकेंड, थर्ड, तो अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फेडरल कैरेक्टर, मतलब जो प्रोविजंस फेडरल कैरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ में गिवन है उनके लिए रिजिडिटी होनी चाहिए। कैसे रिजिडिटी होनी चाहिए अभी देखते हैं कि भाई अगर अपन इंडिया की बात करें तो यू नीड टू एटलीस्ट 1/5 states approval for amending the federal character of the Constitution of India. So basically, certain provisions of Constitution of India related to federalism can be amended only by approval of state legislature. क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरी बात क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या पॉसिबिलिटी है? अदर फीचर्स में अगर अपन बात करें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, इन यूनियन। सेकेंड, state will have more power to change constitution। क्लियर है? तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर इतनी बात? और मेरा ये बात तो समझ में आ गई। चल, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन ने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है इस सिस्टम के, फेडरल सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ फेडरल सिस्टम। तो बेसिकली क्या क्या एडवांटेज है? तो ये जो फेडरल सिस्टम है ये अपन ने देखा कि भाई ये हेल्पफुल होता है जहाँ पर बड़ी कंट्रीज होती है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर डाइवर्सिफाइड कंट्री। एग्जाम्पल इंडिया, यूएस, एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ पे बात? अच्छा, और इसमें क्या क्या प्रॉफिट है कि भाई अब सेंट्रल अथॉरिटी पूरी स्टेट्स के लिए, अगर आपको डेमोक्रेसी बढ़ानी है तो अकाउंटेबिलिटी आपको पीपुल के पास लानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो अब कोई भी अगर, जैसे कि आपने अपने यहाँ का कोई नेता चुना, तो वो नेता अगर आपके जितने क्लोजर होगा अकाउंटेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी बनेगी। क्यों? मान लो उसने कोई काम नहीं किया, वो दिख गया था, अब तुम उसको स्टार्ट कर दोगे करियर में। तो जब तुम उसको स्टार्ट कर दोगे तो वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। अब मान लो तुमने अगर ऐसे नेता को चुना जो तुमसे कोसों दूर बैठा है, वो तुमसे बात करने भी नहीं आ रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी अकाउंटेबिलिटी उस पीपल की होगी जो आपके बीच में रहता है। तो जितना अकाउंटेबिलिटी आप पीपल के पास पहुंचाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बनती है। तो जितना गवर्नमेंट आपके पास होगी, जितना ही ज़्यादा लोकल गवर्नेंस होगी, उतना ही अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली और क्या कह रहा है?
हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स, local government therefore increase accountability. क्लियर है? यहाँ तक कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? चेक ऑन पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ यूनियन बाय स्टेट और मेक arbitrary provisions. क्लियर? ये अपने कुछ फीचर्स थे जो अपन ने देखे। अब अपन बात करते हैं भाई, अब अपन लीगल एंट्री ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के लिए अपन ने बोला थी भाई, ऐसे ही बेयर एक्ट की किताब आती जो मार्केट में मिल जाती है, बहुत सस्ती आती है, 100-200 रुपये की आती है फ्री में, उसको अपन ले लेते हैं। अब अपन एंट्री लेते हैं प्रियम्बल। क्लियर है बात? चलो, अब प्रियम्बल डाल। सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ लो। प्रियम्बल कहता है, प्रियम्बल कहता है, फर्स्ट पेज में गिवन है, we the people of India, we the people of India have been solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and the integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये अपन का प्रियम्बल फर्स्ट पेज में चिपका हुआ है। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले प्रियम्बल है क्या? इट इज द थीम ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन, that is represent the mind of constitution makers। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रियम्बल सबसे पहले अडॉप्ट नहीं हुआ था। प्रियम्बल बना तो सबसे बाद में, लेकिन चिपकाया बाद सबसे बाद में, बना भी सबसे बाद में, चिपकाया बाद में। क्या तो बेसिकली सबसे पहले अपन ने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना था। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये हमारे प्रियम्बल था। बेसिकली ये समरी रिप्रेजेंट करता है, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? अगर अपन सिग्निफिकेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस में ये है कि भाई अगर मान लो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा प्रोविजन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रियम्बल की थीम के अनुसार उस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो टू इलस्ट्रेट, बेसिकली help in help in defining the contrasting provisions of
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट। और क्या क्या पॉसिबिलिटी इट, अच्छा अगर अपने प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल लिख रहा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव किया है। तो बेसिकली इट टेल्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव written the constitution of इंडिया। और क्या क्या है, और अल्टीमेट source of power is with citizen of इंडिया। ये कुछ सिग्निफिकेंस जो अपन को ये बताता है। अब प्रियम्बल में एंट्री लेते हैं तो प्रियम्बल अपन को इतना कुछ बताता है कि भाई कोई कंट्रास्टिंग प्रोविजंस है तो उसको हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में। और अपन को ये भी बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो पीपुल्स के द्वारा लिखा गया है, तो पावर पीपुल के पास है पहले। दूसरी बात क्या बताता है कि भाई ये आल्सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चौथी बात क्या है कि भाई ये इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। और क्या क्या पॉसिबिलिटी, भाई ये पांचवा पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं कि भाई ये आपका समरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। मतलब अगर किसी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, कुछ उसका जिस्ट जानना है, जैसे होता है ना कि अपन को बुक नहीं पढ़नी, पहले बुक का जिस्ट जानना होता है कि भाई क्या लिखा है इस बुक में, कैसी थीम है इसकी। तो उसकी थीम को जानने के लिए अपन केवल प्रियम्बल पढ़ के उसकी थीम बता सकते हैं कि भाई ये थीम है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और ये इट ऑल्सो represent which kind of country we want in future, है ना? तो ये अपन को ये बताता है। उम्मीद है यहाँ तक बात पकड़ में आ गई होगी। अब अपन इसमें जो लिखे हुए टर्म्स हैं वो एक वन बाय वन सीखते हैं। तो प्रियम्बल में सबसे पहला लिखा है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक। क्या क्या लिखा है प्रियम्बल? पहला लिखा है सोशलिस्ट सोवरेन, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इनका मतलब क्या है एक बार ये और देख लें। तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved country constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो बेसिकली हाँ, इतना अपन को ये सारे वर्ड का मतलब आना चाहिए। तो सबसे पहले इन सब वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, इन सब वर्ड का मतलब होता क्या। तो पहले अपन एक बात बता दें कि जो ये सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड है ये अपन का ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल में नहीं था, ये ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्लियर है? अब आप इनका मैं वन बाय वन इनका मतलब समझते हैं। तो इनका मतलब क्या है वन बाय वन ये समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो रिपब्लिक का मतलब अपन ने पहले भी बताया कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो जो है इलेक्टेड पर्सन होगा। इन इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्टेड पर्सन होता है। अनलाइक ब्रिटेन वेयर क्राउन क्राउन इज हेड। बेसिक इतनी बात क्लियर होगी। तो ये रिपब्लिक का मतलब होता है।
और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि अपन के पास रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, और इसके पास ब्रिटेन के पास मोनार्क डेमोक्रेसी है। मोनार्क मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की इन द सेंस है कि एग्जीक्यूट जो हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, क्राउन होता है बस नॉमिनल हेड कि हाँ भाई तुम बैठे हो, हाँ बैठे बैठे रहो, कुछ करना नहीं, बैठे ही रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की अपन बात करें तो ब्रिटेन में है, जापान में है, और नीदरलैंड में है, तो इन सब चीज़ों में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो ये तो रिपब्लिक का सिस्टम। ये रिपब्लिक का बेसिकली मतलब यही है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट, इट्स टू बी प्रेसिडेंट, इट्स टू बी इलेक्टेड पर्सन, unlike USA, unlike Britain, unlike Netherlands, unlike Japan, where the head of the state is not the elected person, where the head of the state is the hereditary person, where the head of the state is not chosen by the president, by the citizens of that country. ये बात क्लियर है? अच्छा, तो इसका अपन ने बोला कि भाई यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरा अपन बात करते हैं कि भाई इसमें सोवर्निटी का मतलब क्या, तो अपन ने ये डिस्कशन कर लिया कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। दूसरा अपन बात करते हैं कि भाई सोवर्निटी का मतलब क्या होता है। तो सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो बेसिकली इट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ external authority and internal sovereignty। अच्छा, अपन अगर बात करें तो दो तरीके की, एक एक्सटर्नल सोवर्निटी है और एक इंटरनल सोवर्निटी। जैसे कि एक्सटर्नल सोवर्निटी मतलब क्या है कि भाई जितने मेरे मुद्दे हैं विदेश नीति वाले, वो अपन लेंगे। तो बेसिकली external decisions taken by India, that is free from any external authority on its decision। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? on internal matters, India is free to take decision। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डेथ पेनल्टी जो होती है इंडिया की, और अगर इसमें अगर बात करें एक्सटर्नल अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एनएएम, या यूएन वोट, ये इंडिया की चॉइस होती है देना कि नहीं देना अपन, या न्यूक्लियर टेस्ट, या फिर और अगर अपन बात करें तो एनपीटी एक्सेट्रा, डेथ पेनल्टी हो गई, या पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर्स। It should be done by the Indian authority, not by the any external authority. Basically, it is free from any external authority and in the internal matter and also in the external matter। अच्छा, इसके कुछ प्रोविजंस हैं क्या? कोई ऐसा है जहाँ पर दिखता है कि भाई थ्रेट है, थ्रेट लिखते हैं बार, थ्रेट तो लगता है क्या? एग्जाम्पल से थ्रेट, थ्रेट में ये लगता है कि भाई फियर रहता है कि फियर फ्रॉम सैंक्शंस। तो बेसिकली फियर from sanctions, therefore
थ्रेट टू सॉवरेनिटी कि भाई यूएसए बोलता है मैं सैंक्शन लगा दूंगा, ठीक है, ये थ्रेट। दूसरा क्या थ्रेट है? दूसरा ये थ्रेट है कि भाई जो बिग जाइंट कंपनीज हैं, जो बहुत गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा हो गई, इन लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल मैटर्स में इतनी पकड़ बना ली है कि ये मेरे लिए थ्रेट काम। डेटा प्राइवेसी के ब्रीच करने का मतलब हो गया, प्राइवेसी के मुद्दों में, या किसी की हेल्थ, किसी को ट्रेस करना हो, या किसी की जानकारी निकालना हो, तो इन्होंने अपना इतना पकड़ बना दिया है लोकल लोगों पे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से कि ये किसी को भी इजीली ट्रेस कर सकते। तो बेसिकली थ्रेट बाय बिग जायंट कंपनीज। ये कुछ थ्रेट्स। अच्छा, ये तो नहीं दिखती। दूसरा अगला टर्म क्या है? अपन ने सोवरेनिटी देख ली, रिपब्लिकन देख ली, अब डेमोक्रेटिक समझते हैं। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब? आइडिया आना है यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक तो बात क्लियर ही होगी। एक मिनट। हाँ भाई, ये अगर बात इतनी क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने देख लिया सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, नहीं, सोवरेनिटी देख लियो, रिपब्लिक देख लियो। अब अपन बात करते हैं डेमोक्रेटिक पे। अपन बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब है कि जो पावर है, किसी भी प्रकार की पावर पीपुल के पास होनी चाहिए। अब पीपुल अपनी पावर किसको देते हैं, वो अलग। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पावर शुड बी विद पीपल। क्लियर है इतनी बात? ये बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब है। तो अब कैसे पावर पीपल के पास है? तो पीपल हैव गिवन देयर पावर टू by choosing their representative। तो जो पीपुल ने अपनी पावर है, वो इन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज करके भेजा, उसको अपनी पावर दी। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर तो पीपुल ही है। क्लियर? तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे पहला है एग्जाम्पल, राइट टू वोट, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एफओएस। थर्ड क्या है? पीरियोडिक इलेक्शंस, therefore to choose their representative। और क्या क्या? रूल ऑफ लॉ, दैट इज बिफोर लॉ everyone is equal। और क्या पॉसिबिलिटीज हो? और जो पॉसिबिलिटीज हो कि डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर lies with representative। क्लियर है? और रूल ऑफ लॉ बेसिकली
इक्वल एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर ये बात? दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्लियर? यहाँ फिर तो कोई नहीं। अच्छा, इसके चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस अगर अपन बात करें, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, तो चैलेंजेस में ये है कि भाई बहुत ज़्यादा मनी का यूज होता है इलेक्शंस में, तो ह्यूज मनी एंड मसल पावर यूज्ड इन इलेक्शंस। पहली बात कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेता अपनी पैसे का और अपने पावर का इस्तेमाल करता है इलेक्शंस को जीतने में। दूसरी बात क्या, कि माल प्रैक्टिस बाय इलेक्टोरल सिस्टम, ईवीएम है को जाना या कोई ऐसी माल प्रैक्टिस करवाना जिससे बायसनेस आ जाए किसी इलेक्शंस में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल 46% MP having with heinous crime। क्लियर है ये बात? बहुत जगह पॉसिबिलिटी है, लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। क्लियर है ये बात? तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो डेमोक्रेटिक्स के मतलब थे, और यहाँ पर अपन ने डेमोक्रेटिक का मतलब मिशन। अच्छा, अब क्या क्या, अच्छा ये तो अपन ने इंडिया का सिस्टम, अगर मान लो किसी के यहाँ डेमोक्रेसी एकदम ग्रास रूट लेवल पर है, तो वहाँ पर ऐसे क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ तो डेमोक्रेसी एकदम बढ़िया चल रही है? तो वो जरा एक बार और देख लेते हैं। तो ऐसे क्या क्या टूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं, टूल्स विच इंश्योर ट्रू डेमोक्रेसी। बेसिकली पहला है रेफरेंडम प्रोसेस। बेसिकली सी टेक ओपिनियन of every citizen on various policies and amendment। दूसरा क्या है, वेबसाइट। बेसिकली ये क्या है, तो टेक ओपिनियन ऑफ पीपुल ऑन सोवरेनिटी मैटर, सोवरेनिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट। दूसरा क्या है, इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है, allow all citizens to propose bill and ordinary law। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है, कि भाई कि कोई भी अगर ओपिनियन लेना है सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करो, या कोई भी ओपिनियन लेना है सोवरेनिटी मैटर में तो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करो, या कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में तो सिटीजन्स भी इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये कुछ ऐसी ट्रू डेमोक्रेसी का सिम्बल्स रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये उनके पास ट्रू डेमोक्रेसी। अगला टाइटल क्या बचा? अगला अपन के पास अभी दो चीज़ होना चाहिए, क्या क्या, एक तो ये हो गया डेमोक्रेसी, ये हो गया, ये हो गया सोवरेनिटी, सोवरेनिटी हो गई,
सोशलिस्ट और सेकुलर। तो सोशलिस्ट और सेकुलर अपन ने पहले ही बताया, ये जो है, एक मिनट, अपन ने पहले भी बताया, जो सोवरेनिटी और सेकुलर है, यहाँ पर देखते हैं, सॉरी, सोशलिस्ट और सेकुलर। अपन ने ये पहले ही बोला कि ये मेरे के दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या क्या मतलब है ये पहले समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। तो सेकुलरिज्म का बेसिकली, अच्छा, सेकुलरिज्म को समझने से पहले जो ब्रिटेन में सेकुलरिज्म था, क्यों नीड पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो होता कहते हैं ना कि ब्रिटेन में क्या सिस्टम था कि जब 1700 से 17th सेंचुरी में क्या है कि पहले ब्रिटेन का समझते हैं, ब्रिटेन में क्या सिस्टम था कि वास्को दा किसी मंडल था। तो इन ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या था ड्यूरिंग 70s, ड्यूरिंग 1700s, जो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस था रिलीजन का, चर्च का। वहाँ की चर्चेज जो थी, चर्च थी, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी। और पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस चर्च में होता था नहीं। कोई भी अगर लॉ बनता है तो चर्च निकल दिया आता था, भाई नहीं होगा ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस कि भाई चर्च में पॉलिटिक्स के मामले में इंटरफेयर कर रही है, पॉलिटिक्स इतना इंटरफेयर करती नहीं। तो ये बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग प्रोविजंस हो गया। क्या रीजन था कि जो चर्च था वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था, और ब्रिटेन पॉलिटिक्स चर्च में इंटरफेरेंस करती थी। तो बेसिकली इन्होंने क्या बनाया कि भाई देखिए ऐसी बात है, ऐसा तो काम चलने से नहीं रही। इन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे मुद्दे पे नहीं आओगे, मैं तुम्हारे मुद्दे पे नहीं आऊंगा। मतलब कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द रिलीजन। तो बेसिकली complete separation between politics and religion, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इट इज नोन एज द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रिलीजन कुछ भी करे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन जाके डिस्क्रिमिनेट करे, कुछ भी करे, क्या करती है मेरे को लेना देना नहीं। रिलीजन को लेना देना नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट बाउंड्री है कि भाई तुम मेरे में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं आपके में इंटरफेयर नहीं करूँगा। आप कुछ भी करो, मेरे से मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, मेरे से मतलब रिलीजन चाहे कुछ भी करे, पॉलिटिक्स इंटरफेयर नहीं करेगी। पॉलिटिक्स चाहे कुछ भी करे, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, ये नहीं है कि किसी को मार दिया, अपन रिलीजियस के में कुछ भी कर सकते हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कि ये पूरा का पूरा रिलीजन ब्रिटेन कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हें जो करना है अपनी मेरे को लेना देना नहीं, मैं अपने पॉलिटिक्स मानूंगा, तुम अपना कुछ भी। तो ये सेकुलरिज्म का ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। बेसिकली कंप्लीट बेसिकली नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस बाय स्टेट
इन रिलीजन एंड रिलीजन इन स्टेट। क्लियर? सेकेंड बात और क्या है, स्टेट विल हैव नो रिलीजन। तो ये तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट हो गया। इससे बेहतर फ्रेंच कॉन्सेप्ट है। फ्रेंच कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेंच तो एक हाथ और आगे निकल रहा है। फ्रेंच कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप कुछ भी करो, पब्लिक प्लेसेस में आप रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहां पर तो स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म है। स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म बेसिकली ऑन पब्लिक प्लेसेस you can't practice any reason। ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जब इंडिया में ऐसा केस है, इंडिया में इन दोनों का मिडिल पार्ट निकालना है। भाई मैं तो मिडिल पार्ट निकालू। अब ये मैं पढ़ रहा है सेकुलरिज्म है ना, सोशलिस्ट की बात ये पढ़ रहा है ये। तो ये तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट था। अब अपन पढ़ लेते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन मॉडल क्या है। लेकिन ये ऐसा इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि ब्रिटेन में चलो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप मेरे में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं उनके लिए इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं। सच्चों में पॉसिबल है ऐसा इंडिया में इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में रिलीजन्स के नाम पे बहुत सारी सोशल एविल्स डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि इन इंडिया वेरियस सोशल इश्यूज अंडर रिलीजन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर बात करें, ट्रिपल तलाक और अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज। तो अगर रिलीजन से मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, ये चीज तो अभी भी कंटिन्यू होती। तो इसीलिए देयरफॉर स्टेट नीड टू बी इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन फॉर सोशल जस्टिस। तो ये तो इंडिया में तो भाई बहुत जरूरी था। नहीं करोगे तो डिस्क्रिमिनेट करता ही रहेगा रिलीजन। इसीलिए जो इंडियन मॉडल सेक्युलरिज्म का है, अब वो क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? पहला मॉडल क्या है? सबसे पहला मॉडल है स्टेट विल हैव नो रिलीजन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन if there is any evil। religion, state can take measure but for upliftment of religion, but स्टेट मेजर्स तो ले सकती है अपने फोन में, लेकिन ये मेजर सभी के लिए लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर रीजन के पास गए भाई तू बढ़ जाए, ऐसा नहीं कर सकती स्टेट। स्टेट मेजर कर सकती है, या तो कुछ ना करे ठीक है, लेकिन अगर मेजर ले रही किसी भी रीजन्स को बढ़ाने के लिए, तो मेजर किसी पर्टिकुलर रीजन्स के लिए नहीं बढ़ा चाहिए। वो
रीजन हर एक रिलीजन्स के लिए अप्लाई होना चाहिए, उससे हर एक रिलीजन्स प्रमोट होते हैं फॉर अग्रीमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, नॉट स्पेसिफिक रिलीजन, ऑल रिलीजन, नॉट स्पेसिफिक रिलीजन, नॉट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। फोर्थ, फोर्थ क्या है? ये अपन देखिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि एवरीवन हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, एवरीवन हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन फ्री फ्रॉम एंड इवन कैन फॉलो सेकंड डोंट फॉलो एनी रिलीजन। तो ये भी है ना। तो अच्छा, states can interfere, state can also interfere in if there is any intra and inter dominance of any religion on other। तो ये जो है कुछ प्रोविजंस है जो इंडियन सेकुलरिज्म में इनबिल्ड होते हैं, है ना। जैसे कि सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये तो मेरा सेकुलरिज्म का टॉपिक हो गया। अब आ जाते हैं सोशलिस्ट पर, है ना। इसके चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस के बाद अपना, तो अपन ने फ्रेंच सेकुलरिज्म देख लिया, उसके डीमेरिट्स देख लिए, है ना। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स एक बार और देख लेते हैं। यूज ऑफ रिलीजन्स इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट। सेकंड, मीडिया यूज religion as politics, politics। थर्ड क्या हो सकता है और कि भाई, हाँ, इट कैन लेड टू थ्रेट इफ इंफॉर्मेशन is wrong, then can lead to threat। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेकुलरिज्म, तो बेसिकली ये कुछ सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे सोशलिस्ट, है ना। सोशलिस्ट के क्या मेजर, ये अपन अभी देखेंगे।